सो कल हमने जो बेसिक्स कवर करे थे, कल हमने जो बेसिक्स कवर करे थे जिसमें आपका मैंने बैंक कवर किया था, कस्टमर, बैंक के टाइप्स और अकाउंट के टाइप्स, राइट। अकाउंट के टाइप्स, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है और पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट में दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दो ही टॉपिक्स हैं एक्चुअली। पहला है आपका रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर और दूसरा है हाउ टू ओपन एंड बैंक अकाउंट एंड हाउ टू कंडक्ट इट एंड हाउ टू क्लोज इट। ठीक है, so we are going to start relationship between banker and the customer. रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक के फंक्शंस जानते हैं या बैंक के फंक्शंस आपको इजीली पता है तो फिर यू कैन इजीली कंक्लूड कि रिलेशनशिप क्या हो सकता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ बैंक। सो यस, सो आपको पता है बैंक के फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक होता है आपका प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को हम अगेन दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड होता है आपका ग्रांटिंग एडवांसेस या ग्रांटिंग लोन्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं जमाए स्वीकार करना, और दूसरा आपका जो ऋण है ऋण प्रदान करना। ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो एजेंसी से रिलेटेड फंक्शंस आते हैं और यूटिलिटी फंक्शंस आते हैं। एजेंसी से आई थिंक डिपॉजिट में और लोन्स और ग्रांटिंग एडवांसेस में आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू है तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा मुझसे। वैसे ही मैं सारे टाइप्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट, और जिसमें आपका एडवांसेस है, ग्रांटिंग एडवांसेस या ग्रांटिंग लोन्स, ये भी आपको ये सब पता होंगे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जब हम डिस्काउंट कराते हैं, लोन्स शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं, 1 साल से कम का लोन है या 1 साल से ज़्यादा का लोन है, ये डिपेंड करता है। कैश क्रेडिट, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करा लेते हो और कैश क्रेडिट ले सकते हो बैंक से आप। और लास्ट है आपका ओवरड्राफ्ट, जो आपको करेंट अकाउंट पे फैसिलिटी मिलती है। इसमें आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी अगर आपकी ओवरड्राफ्ट की एक पर्टिकुलर लिमिट है तो यू कैन विड्रॉ टिल दैट लिमिट। ओके, नाउ कम टू द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में हम देखते हैं एजेंसी से रिलेटेड फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। तो एजेंसी से रिलेटेड फंक्शंस में आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस, ये दो बार अच्छा, कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, राइट, एंड अदर एजेंसी फंक्शंस, ये सारे आपकी एजेंसी से रिलेटेड फंक्शन है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में क्या आता है, रेमिटेंसेस, जब आपको कहीं और किसी को ट्रांसफ़र करना होता है, किसी थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना है, आपने बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दिया, और वो कई तरह से पेमेंट हो सकता है, NEFT है, RTGS है, IMPS है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं फ़ंड को ट्रांसफ़र करने की। आजकल बहुत सी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह वगैरह। उसके बाद पीरियोडिक पेमेंट्स का मतलब हुआ टाइम टू टाइम आपको पेमेंट कलेक्ट करनी है। कैसे कलेक्ट करनी है, सपोज़ आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलना है, या फिर सपोज़ आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिलना है, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता है। तो अगर आप बैंक को ये परमिशन दे देते हो, बैंक को ये इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि वो आपके कलेक्शंस को ले सके, तो वो आपके बिहाफ पे कलेक्शन लेती भी है पीरियोडिकली और आपके बिहाफ पे पेमेंट भी करती है। मतलब अगर आपको बिल के पेमेंट करने हैं तो आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर लेगी और सेम टाइम पर वो आपके लिए कलेक्शन भी कर लेगी। अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर्स वगैरह हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको आपको किस तरह से ख़रीदना है, आपका पोर्टफोलियो किस तरह का होगा, आपके शॉर्ट टर्म नीड्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म नीड्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोफाइल पे कौन सा इन्वेस्टमेंट एकदम फिट बैठ रहा है, ये भी बैंक बताने का काम करता है और आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से वो मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा
कलेक्शन ऑफ चेक्स। कलेक्शन ऑफ चेक्स में जो भी आप चेक लगाते हो, सपोज किसी थर्ड पार्टी ने आपको चेक दिया, पेमेंट चेक के थ्रू किया और फिर आपने उस चेक को बैंक में लगा दिया, तो बैंक क्या करता है, उस चेक का पेमेंट रिसीव करता है। मतलब वो जिस भी बैंक का चेक होता है वहाँ से वो पेमेंट रिसीव करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये एजेंसी से रिलेटेड काम है, सारे फंक्शंस। उसके बाद आपका आता है यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें आपका है ड्राफ्ट्स, लॉकर्स, अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड अदर यूटिलिटी फंक्शंस। तो आपने देखा होगा ड्राफ्ट्स आप बनवाते हो, डीडी जिसे बोलते हो, जैसे आपको फीस का पेमेंट। प्लीज़ क्वेश्चंस अगर आप लास्ट में पूछें तो, अगर और कोई इशू हो तो बोल दीजिए। ओके, सो ड्राफ्ट्स जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो बैंक से और उसके थ्रू किसी और को पेमेंट करते हो, तो ये यूटिलिटी फंक्शंस में आ गया आपका। लॉकर लेते हो, लॉकर सभी को पता होगा, जो हमारी बहुत प्रीशियस चीज़ें होती हैं उनको हम घर में ना रख के बैंक के लॉकर में रखवा देते हैं, तो वो लॉकर देने का काम करता है। अंडर राइटिंग का काम करता है, कंपनीज़ की अंडर राइटिंग, जितना भी उनका जितना भी जब कंपनी का कमेंसमेंट होता है, लिक्विडेशन होता है एट दैट टाइम। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, आपने देखा होगा कि जो बैंक होते हैं उनकी जो वेबसाइट होती है उसको उस पर आपको ईजिली रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। सपोज़ आपको किसी से भी रिलेटेड SBI से रिलेटेड कोई रिपोर्ट चाहिए है, उनका देखना है आपको कि वो उन्होंने साल भर में किस तरह से क्या क्या काम किया है, या RBI में आपको देखना है जाके कि उन्होंने क्या मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, CRR क्या है, SLR क्या है, या और भी वो जो इनिशिएटिव्स चलाते हैं, टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, स्पीचेस होती हैं, फंक्शंस करते हैं, उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स आपको उनकी वेबसाइट पर ईजिली मिल जाएंगी। उनका क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उनके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल होती हैं। यू कैन टेक दिस फ्रॉम देयर वेबसाइट। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार करना। ओके, उसके बाद सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। बैंक्स बहुत से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी लगे रहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत पॉपुलर है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब लोगों को फाइनेंस कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताना, क्योंकि फाइनेंशियल वेलबींग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी होती है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। लोगों को पता होना चाहिए बैंक क्यों इम्पॉर्टेंट है, बैंक में अकाउंट खुलवाना क्यों ज़रूरी है, अकाउंट खुलवाने का क्या प्रोसेस होता है, बैंक कौन कौन सी सर्विस देता है, या फिर और कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रोसीजर, राइट प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो उसको लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए बैंक क्या करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाते हैं और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी बहुत हेल्प करते हैं। और अदर यूटिलिटी फंक्शंस, इसके अलावा भी अगर आपको कोई बिल का पेमेंट करना है रेगुलरली, या किसी भी तरह से आपको सर्विस चाहिए है, तो आप वहाँ से और भी फंक्शंस और भी सर्विसेज उनकी अवेल कर सकते हो, जैसे एडवाइस वगैरह, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वगैरह बैंक देने का काम करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप तभी समझ पाओगे जब आपको फंक्शंस क्लियर होंगे। फंक्शन से ही आपके सारे के सारे रिलेशनशिप लिंक करते हैं। ठीक है, फंक्शंस मैंने ब्रीफ में बता दिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एंड में पूछ लीजिएगा। अच्छा, नाउ कम टू द बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप। तो बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका जनरल रिलेशनशिप, एक होता है आपका स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, जनरल रिलेशनशिप में वेट अ मिनट, व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल रिलेशनशिप, तो आपका ये वाला पोर्शन पूरा कवर होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं बैंक के, वो आपके किस में कवर हो जाएंगे, वो आपके जनरल रिलेशनशिप में कवर होंगे। प्राइमरी फंक्शन जब बैंक परफॉर्म करेगा, या प्राइमरी फंक्शन में बैंक आपको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जब आप उसे अवेल करोगे तो क्या होगा, प्राइमरी फंक्शंस जब वो परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, आपका जनरल रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और जब आप सेकेंडरी फंक्शंस पे आते हो, जब आप सेकेंडरी फंक्शंस बैंक आपके लिए परफॉर्म करता है, या आप उसकी सर्विस अवेल करते हो, तो कौन से रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप। लेट मी शो यू।
नाउ कम टू द जनरल रिलेशनशिप। जनरल रिलेशनशिप में पहला रिलेशनशिप होता है डेटर एंड क्रेडिटर। जो मेन और प्राइमरी रिलेशनशिप है किसी भी बैंक और कस्टमर के बीच में, और जो जनरली देखने को भी मिलता है, वो डेटर एंड क्रेडिटर का ही होता है। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर मनी डिपॉजिट करता है ना, अपनी जो उसने बचा के रखा है अमाउंट, जो भी पैसे हैं उसके पास, वो सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट बैंक अकाउंट में, एफडी के रूप में, रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, पीपीएफ के रूप में, किसी भी तरह से जब वो बैंक में जमा कर देता है, बैंक में अपना अकाउंट खुला के वहाँ पे डाल देता है, तो कौन सा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है? तो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है डेटर एंड द क्रेडिटर रिलेशनशिप। ठीक है, डेटर एंड क्रेडिटर का मीनिंग तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। डेटर एंड क्रेडिटर आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाते समय ज़रूर पढ़ा होगा। डेटर हमारे एसेट पार्ट में लिखे जाते हैं और क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी पार्ट में लिखे जाते हैं। तो जो ये देखिए, तो जो जब हमारा डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, तो जो हमारा बैंक होता है वो क्या बन जाता है? वो डेटर बन जाता है। जो कस्टमर है वो क्या बन जाता है? वो क्रेडिटर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है? अपना अमाउंट बैंक में अकाउंट में डाल रहा है, बैंक के पास अपना अमाउंट रखवा रहा है। तो बैंक के कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर क्या है? क्रेडिटर है ना। बैंक अपने बुक्स में जब एंट्री करेगा तो जो पैसा उसके बैंक में अकाउंट में जमा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, वो बैंक का खुद का नहीं है, इसलिए वो उसे एसेट साइड नहीं दिखा सकता। वो कहाँ पर दिखाएगा? वो इसे लायबिलिटी साइड दिखाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे उस अमाउंट को कस्टमर को क्या करना है? वापस पे करना है, राइट। और कस्टमर के लिए जो बैंक है वो क्या हो जाता है? वो डेटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कस्टमर का खुद का पैसा है वो, तो वो जब अपने बैलेंस शीट बनाएगा या अपने अकाउंट्स में, स्टेटमेंट्स में उसकी एंट्री करेगा, तो अपने पैसे को वो कहाँ? लायबिलिटी साइड तो नहीं दिखाएगा ना, वो एसेट साइड दिखाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बैंक के लिए कस्टमर क्या है और कस्टमर के लिए बैंक क्या है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कस्टमर के आगे क्रेडिटर लिखा है इसलिए कस्टमर के लिए खुद वो क्रेडिटर है, नहीं। बैंक के लिए कस्टमर क्रेडिटर है और कस्टमर के लिए बैंक डेटर है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डेटर एंड क्रेडिटर के रिलेशनशिप में बैंक डेटर है, कस्टमर क्रेडिटर है। और इसके ऑपोजिट हमारा जो दूसरा जनरल रिलेशनशिप है, दैट इज क्रेडिटर एंड डेटर, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें बैंक हमारा कस्टमर के लिए डेटर हो जाएगा और कस्टमर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कस्टमर ने क्या किया है? लोन लिया है ना। पहला रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा था जब हम डिपॉजिट कर रहे थे। आपको याद है प्राइमरी जो फंक्शंस है वो दो होते हैं। पहला होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा होता है लोन को ग्रांट करना। तो पहला जो फंक्शन था उससे क्या रिलेशनशिप बना? डेटर एंड क्रेडिटर का। और जो हमारा दूसरा प्राइमरी फंक्शन था यानी कि ग्रांटिंग लोन्स वाला, उससे हमारा कौन सा रिलेशनशिप बना? क्रेडिटर एंड डेटर। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहला टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो बैंक के लिए है। देख लीजिए ऊपर वाले में भी, डेटर एंड क्रेडिटर में भी जो डेटर यूज़ हुआ है वो बैंक के लिए है, सेकेंड वाला टर्म कस्टमर के लिए है, और जो सेकेंड आपका रिलेशनशिप बन रहा है क्रेडिटर एंड डेटर, सेम चीज़ उसमें हुई है। उसमें भी जो बैंक है वो क्रेडिटर है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो बैंक के लिए है और जो सेकेंड टर्म है वो जो डेटर है वो कस्टमर के लिए और जो क्रेडिटर है वो बैंक के लिए है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डेटर क्रेडिटर में बैंक कौन है, कस्टमर कौन है, और क्रेडिटर डेटर में बैंक कौन है और कस्टमर कौन है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है ट्रू फॉल्स या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स में। अच्छा, इसको मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए इसको जब आप नोट डाउन करिएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला रिलेशनशिप तो इन लोगों ने लिखा है दैट इज कस्टमर एंड डेटर एंड द क्रेडिटर, लेकिन दूसरा रिलेशनशिप जो होता है दैट इज क्रेडिटर एंड डेटर वो यहाँ पे मिसिंग है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, उसके बाद इसको नोट डाउन करिएगा। आप अगर नेट पर ढूंढेंगे या बुक्स में ढूंढेंगे तो बहुत सी बुक्स में आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप मिलेगा, डेटर एंड द कस्टमर, बट आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको दोनों रिलेशनशिप को कवर करके फिर अपने नोट्स बनाने हैं, तो इसलिए डेटर एंड क्रेडिटर एंड डेटर दोनों रिलेशनशिप को कवर करके फिर लिखिएगा। ओके, नाउ जनरल रिलेशनशिप तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। पहला रिलेशनशिप बनता है डिपॉजिट से, दूसरा बनता है लोन ग्रांटिंग से, जो कि हमारे प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। अब आते हैं स्पेशल रिलेशनशिप पे। स्पेशल रिलेशनशिप में जितने भी ये रिलेशनशिप आपको दिख रहे हैं ये सारे बनते हैं सेकेंडरी फंक्शन से, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन से। अब कैसे बनते हैं ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। ओके,
एक एक करके चलते हैं। पहला आपका है बेलर एंड बेली। जो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है वो है बेलर एंड बेली। ओके, सो सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर some purpose upon a contract that they shall, and when the purpose is accomplished, it will be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. इसका क्या मतलब हुआ? बेलमेंट का मतलब, बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हो एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथों में ट्रांसफ़र करते हैं, कोई एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को कहीं दूसरे इंसान के पास, किसी दूसरे पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास ट्रांसफ़र करता है, तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज बेलर। जो दे रहा है वो बेलर कहलाता है, और जो ओनरशिप उसकी ले रहा है उस टाइम के लिए वो बेली कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन कि ये बेलर एंड बेली का जो रिलेशनशिप है ये बैंकर और कस्टमर के बीच में कैसे बिल्डअप होता है। देखिए, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने सुना होगा बहुत से लोन्स में कई बार कुछ नहीं आपको देना पड़ता है सिक्योरिटी के तौर पे, लेकिन अक्सर आपको लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सपोज़ आपने अपने घर की रजिस्ट्री रख दी, या फिर आपके पास कोई लैंड है तो आपने उसके पेपर्स रख दिए, या फिर कई लोग एफडी करा के रखते हैं तो एफडी पर भी लोन मिल जाता है। अगर आपने एफडी कराई है तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो जमा कर दो और उस पर आपको लोन मिल जाता है। और भी कई तरीके होते हैं। तो ये क्या है, आपने अपनी प्रीशियस चीज़ को, अपना एसेट है उसको क्या करा, उसको आपने डिलीवर कर दिया, उसको आपने दे दिया उस टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, राइट। तो उतने टाइम के लिए वो क्या करेगा, उसको सेफली उसको कहीं पर रखेगा, और जब आप लोन उसका चुका दोगे तो वो आपको क्या कर देगा, वापस कर देगा। देखिए इसमें लिखा भी है व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न, है ना, या तो वापस कर दिया जाता है या फिर अदरवाइज डिस्पोज, या फिर जो भी पर्सन का इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग, अगर सपोज उसको सेल आउट करना है तो वो सेल आउट कर दिया जाएगा। जनरली जब लोन लेते हैं तो जब आप बैंक का लोन रीपे कर देते हो तो आपको वो अपनी सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। ओके, तो ये रिलेशनशिप बनता है बेलर और बेली के बीच में। अब आते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट आपने अभी फंक्शंस में ही देखा था, एजेंसी रिलेटेड फंक्शन, राइट। एजेंट का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी और आपके बीच में मीडिएटर का काम करना। एजेंट कौन होता है? मीडिएटर होता है ना, जो बीच में दो पार्टीज के बीच में मीडिएशन का काम करता है, आपको सर्विसेज देता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो प्रिंसिपल इसमें कौन हुआ, इस कंडीशन में प्रिंसिपल हुआ कस्टमर, और हाँ प्रिंसिपल हुआ कस्टमर, और एजेंट कौन हुआ, एजेंट हुआ आपका बैंक, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कस्टमर के लिए, और एजेंट यूज हुआ है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पे काम करता है। क्या क्या काम करता है? सपोज आपको अपने शेयर्स को सेल आउट करना है, सपोज आपको कहीं से डिविडेंड रिसीव करना है, किसी बिल का पेमेंट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मेरे ये इंस्ट्रक्शन है, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, इस डेट पर इस पर्सन को इतना इतना पेमेंट करना है आपको हर महीने। क्योंकि होता है कई बार हमने LIC ले रखी है, हमने हमारे घर की यूटिलिटी बिल्स जाते हैं, सपोज आपका वाटर बिल जाता है, हाउस टैक्स जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, तो आप हेडेक नहीं लेना चाहते ये सब खुद से करने का, तो यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक। आप उसकी एजेंसी से रिलेटेड फंक्शंस और सर्विसेज ले सकते हो। पर अगेन जनरली देखा जाता है कि जो प्राइमरी फंक्शन बैंक परफॉर्म कर रहा है और उससे जो रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, जनरली वही देखने को मिलता है। अगर आप किसी से भी पूछोगे जिसका बैंक में अकाउंट है, तो सभी यही बोलते हैं कि हाँ मैंने डिपॉजिट कर रखा है, या हाँ मैंने लोन ले रखा है। एजेंसी रिलेटेड फंक्शंस है या यूटिलिटी फंक्शंस है वो रेयरली लोग यूज़ करते हैं, पर रेयरली करते हैं। तो जब एजेंसी से रिलेटेड फंक्शन बैंक परफॉर्म करता है, या एजेंसी से रिलेटेड जो फंक्शन सर्विसेज बैंक दे रहा है उसको कोई कस्टमर अवेल करता है, तो कौन सा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है? तो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है प्रिंसिपल एंड द एजेंट का। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द बैंक एज अ ट्रस्टी। इसमें बैंक एज अ ट्रस्टी लिखा है, पर जब आप रिलेशनशिप लिखोगे तो उसमें लिखोगे ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। जैसे इससे पहले आपने देखा था, इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसमें लिखा हुआ है बेलर एंड बेली,
तो वैसे ही जब आप ट्रस्टी वाली हेडिंग डालोगे तो उसमें लिखना ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। ट्रस्टी यहाँ पे हुआ बैंक और बेनिफिशियरी हुआ आपका कस्टमर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रन्यासी और लाभार्थी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ट्रस्ट एक्ट 1882 में दी गई है। अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, a trust is an obligation annexed to the ownership of property and arising out of a confidence proposed in and accepted by the owner and declared and accepted by him for the benefit of another or another and the owner। जब आप किसी भी जो आपका कस्टमर है उसके बिहाफ पर आप उसकी किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेते हो और उसकी देखभाल करते हो। देखो ट्रस्टी इस डेफिनेशन पे बहुत वो नहीं करो, मतलब ये बहुत आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन नहीं। ट्रस्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने कस्टमर के लिए या जो अपने बेनिफिशियरी के लिए उसकी कोई भी एसेट की देखभाल कर रहा है, केयर टेकर का काम कर रहा है। ट्रस्टी मीन्स अ केयर टेकर, ठीक है। तो केयर टेकर का काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो ट्रस्टी कहलाता है। तो कई बार ऐसा होता है बैंक चार्जेस मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ उसे चार्जेस पड़ते हैं और बैंक क्या करता है, कस्टमर के लिए ट्रस्टी का काम करता है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी है जो आपने बैंक के पास रखवाई हुई है उसकी वो देखभाल करता है जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखवाया है। तो ऐसी कंडीशन में जो कस्टमर है वो बेनिफिशियरी बन जाता है और जो बैंक है वो ट्रस्टी बन जाता है। सेकेंड लाइन में देखिए लिखा भी है, ट्रस्टी इज द होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी, है ना। यानी कि जो बेनिफिशियरी है उसके बिहाफ पर वो उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है और उसका टेक केयर करता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। जो जनरल थे उसमें हमने पढ़ा डेटर एंड क्रेडिटर, फिर पढ़ा क्रेडिटर एंड डेटर। उसके बाद हमारा जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसमें हमने पढ़ा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, एजेंट एंड प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली। ओके, ये मैंने कुछ पिक्चर से डिफाइन करा है, नथिंग एल्स। ओके, नाउ कम टू दिस टेबल। ये टेबल अगर आपने याद कर ली और अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए तो फिर आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली पूरे आंसर को डिफाइन कर लोगे। और वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, ये आंसर आप अगर लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अक्सर आता है ये, या तो ये आता है या फिर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट का प्रोसीजर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आता है। ओके, सो कम टू द फर्स्ट जिसमें आपका लिखा है डिपॉजिट इन बैंक। डिपॉजिट इन बैंक में बैंक आपका डेटर है, कस्टमर आपका क्रेडिटर है। क्यों है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी है ना, हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए जो कस्टमर है वो बैंक के लिए डेटर है और जो बैंक है वो क्रेडिटर है। ओके, लोन जब ले रहे हैं तो क्रेडिटर एंड डेटर, ये तो स्टार्टिंग का तो मैंने बता ही दिया था। सेफ डिपॉजिट ले रहे हैं तो बेलर एंड बेली, वो सेफ कस्टडी जब आप लोन लेते हो सेफ कस्टडी में रखते हो। बेलर एंड बेली और लेसर एंड लेसी थोड़ा सा सिमिलर सा है, क्योंकि देखिए बस एक चीज़ का फ़र्क है, इसमें बेलर आपको कस्टमर दिख रहा है, उसमें लेसर आपको बैंक दिख रहा है। कहने का क्या मतलब है, जो इंसान किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को दे रहा है, उसको बेलर कहते हैं ना। तो ये आपका बेलर आपका क्या हो गया, ये कस्टमर हो गया, और ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो ये आपका बेली हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लॉकर फैसिलिटी। यहाँ पे कौन दे रहा था, ऊपर वाले सेफ कस्टडी में बेलर बेली के रिलेशनशिप में जो एसेट थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसको डिलीवर कौन कर रहा था, उसको डिलीवर कर रहा था कस्टमर। इस वजह से वो बेलर कहलाया। लेकिन सेकेंड वाली हेडिंग में क्या हो गया, जो एसेट है वो कौन दे रहा है, वो बैंक दे रहा है। भाई लॉकर किसका होता है, बैंक का होता है ना, तो वो कस्टमर को दे रहा है। तो यहाँ पे ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का, बैंक है। इस वजह से यहाँ पे लेसर आपका लेफ्ट साइड है। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें लिखा है बेलर एंड बेली और नीचे वाली हेडिंग में लिखा है लेसर एंड लेसी। इसमें ये नहीं लिखा है लेसी एंड लेसर, नहीं लिखा है, लेसर एंड लेसी लिखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एसेट को देने वाला कौन है, कस्टमर है बेलर एंड बेली में। इस वजह से बेलर इस साइड आएगा और दूसरी है जो आपकी लाइन है उसमें लेसर बैंक है, क्योंकि वो लॉकर दे रहा है और कस्टमर क्या कर रहा है, उसको अवेल कर रहा है उस सर्विस को, इसलिए वो लेसी की कैटेगरी में आएगा। ओके, नाउ कलेक्शन ऑफ चेक्स। ये तो सभी को पता है, आप जब चेक काट के देते हो और आपने सपोज किसी और को चेक काट के दिया तो उसका बैंक आपके बैंक से पेमेंट लेगा, या फिर आपको किसी ने चेक काट के दिया तो आपका बैंक
उस थर्ड पार्टी के बैंक से पेमेंट लेगा, तो बैंक क्या कर रहा है, मीडिएशन का काम कर रहा है ना आपके बीच में और उस थर्ड पार्टी जिसने भी आपको पेमेंट किया उसके बीच में। तो इस वजह से ये कौन सा रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, एजेंट एंड प्रिंसिपल का। ओके, परचेज ऑफ ड्राफ्ट, परचेज ऑफ ड्राफ्ट यानी कि जब आप डीडी परचेज करते हो तो उस कंडीशन में भी डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप डेवलप होता है। जैसे आप डिपॉजिट करते हो बैंक में तो डेटर एंड क्रेडिटर, वैसे ही परचेज ऑफ ड्राफ्ट में भी होता है। ओके, पेई ऑफ अ ड्राफ्ट, पेई ऑफ अ ड्राफ्ट में आपका आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपको किसी ने ड्राफ्ट ला के दिया है और आप उसका किसी ने आपको ड्राफ्ट ला के दिया है और आप वहां से पेमेंट ले रहे हो, तो बैंक क्या करता है, ट्रस्टी का काम करता है। ट्रस्टी का मतलब आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो उसको ट्रांसफर कर रहा है, वो एज अ ट्रस्टी आपने जो ड्राफ्ट वहाँ पे सबमिट किया वो क्या है, आपकी एसेट है, तो उसका वो क्या कर रहा है, वो टेक केयर कर रहा है और वो उसको होल्ड कर रहा है जब तक कि वो पूरा पैसा आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक वो उसको होल्ड करके अपने पास सेफली रख रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, आपके लिए ट्रस्टी का काम कर रहा है और आप क्या हो रहे हो उसके, आप उसके बेनिफिशियरी बन रहे हो। ओके, नाउ कम टू द प्लेज। ये मैंने हाँ कवर नहीं किया था उसमें, ये देख लीजिए, प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर एंड प्लेजी का मतलब हुआ जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें हमें प्लेज एक तरह से एक फॉर्म भराया जाता है कि हम इतने टाइम पीरियड में इस लोन को पेमेंट कर देंगे, या हम इतने टाइम पीरियड में इस लोन का पेमेंट करेंगे प्लस इतने इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। तो क्या आप क्या कर रहे होते हो, एक तरह से प्लेज ले रहे होते हो, एक तरह से वादा कर रहे होते हो कि हाँ हम इतने टाइम पीरियड के बाद बैंक को इतना इतना पेमेंट कर देंगे। तो आप प्लेज ले रहे हो क्योंकि इसलिए आप प्लेजर हो गए, और जो बैंक है वो आपका प्लेजी हो गया क्योंकि वो आपको प्लेज दिला रहा है, मतलब कि आपको लोन दे रहा है और उसके बदले में आप प्लेज ले रहे हो, तो आप प्लेजर हो, वो प्लेजी है। मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, मॉर्गेज करना, गिरवी रखना। जब आप सपोज जैसे आपने कल बैंक में पढ़ा था, लैंड मॉर्गेज बैंक था, तो उस कंडीशन में क्या है, जो फार्मर है वो अपने लैंड के कागज लेकर आएगा, बैंक के पास उसे मॉर्गेज रखेगा और बैंक उसे लोन दे देगा। तो मॉर्गेज कौन रख रहा है, गिरवी कौन रख रहा है, कस्टमर रख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, कस्टमर जो हो गया वो मॉर्गेजर बन गया और मॉर्गेजी को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो इसलिए वो मॉर्गेजी हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब हुआ, जैसे आप बिल्स का पेमेंट, जैसे आपने अभी एजेंसी से रिलेटेड फंक्शन पढ़े थे, तो उसमें आप बिल का पेमेंट करते हो, या फिर आप सपोज चेक का कलेक्शन आपने करने के लिए बोला, या किसी भी तरह से आप कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप इस इंस्ट्रक्शन देते हो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है जैसा जैसा आप बताओगे वैसा वैसा बैंक करेगा आपके लिए। जिस डेट पे आप बताओगे उस डेट पर वो पेमेंट करेगा, जिस थर्ड पार्टी को आप पेमेंट करने के लिए बोलोगे उसको वो पेमेंट करेगा, जितना अमाउंट पेमेंट करने के लिए बोलोगे उतना अमाउंट पेमेंट करेगा। कहने का मतलब है उसमें वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं कर सकता, आपके इंस्ट्रक्शन पे उसे काम करना है। तो इस वजह से एजेंट एंड प्रिंसिपल। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो ये भी आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल में आएगा। ये इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ना ये फंक्शंस नहीं है, फंक्शंस आपके राइट साइड में है। ये जो आपके पॉइंट्स है ना, एजेंट एंड प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली, रिलेशनशिप ये है। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड में जो जितनी भी डिटेल्स है वो बताया गया है कि इन रिलेशनशिप में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जब आप इस हेडिंग को डिफाइन करोगे तो आप उसमें क्या चीजें डाल सकते हो। ठीक है, ओके। मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन फॉर डिस्पोजल। अगर आपने अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रखा है ना, लेकिन आपने उससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है। सपोज आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला है, तो क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलने में आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो कि 10 साल बाद हमें सारा पेमेंट कर देना? नहीं ना, वो तो आपका जब मन होता है तब आप निकाल लेते हो, या जितने टाइम आप पड़ा रहना चाहो वहाँ बैंक में वो अमाउंट